जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के साहित्य के बारे में, यानी झारखंड से रिलेटेड जितने भी साहित्यकार हुए उनकी द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, जो पुस्तक लिखी गई हैं, जो साहित्य लिखी गई हैं, उनसे जुड़ी हुई प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अभी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न हमेशा रहते हैं। जेपीएससी के एग्ज़ाम में आपका सिलेबस में दिया हुआ भी है और बाकी एग्जाम में 1-2 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि केसरी प्रसाद सिंह के अनुसार नागपुरी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा के अपभ्रंश से हुई है। तो केसरी प्रसाद जी बोलते हैं कि नागपुरी भाषा की उत्पत्ति जो है वो मगधी अपभ्रंश से हुई है। उसी प्रकार श्रवण कुमार गोस्वामी जी बोलते हैं कि यह अर्ध मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। एक और हमारे जो जॉर्ज ग्रीशंस हैं वो बोलते हैं कि यह भोजपुरी भाषा की उपबोली है। तो इस तरह से नागपुरी भाषा के संबंध में अलग अलग साहित्यकारों का अलग अलग मत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जनजाति भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य है। तो द्रविड़ भाषा परिवार के सदस्य हैं कुड़ुक और मालतो। ये दोनों जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और खासकर तो कुड़ुक वाला है वो बार बार पूछा जाता है कि कुड़ुक जो है किस भाषा परिवार का सदस्य है। तो हो जाएगा द्रविड़ भाषा समूह का सदस्य है। अगला प्रश्न है कि नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि थे। तो नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि है रघुनाथ निरिपति। एक यहाँ पर आते हैं दोस्तों रघुनाथ मुर्मू। तो रघुनाथ मुर्मू का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा ओएलजी की लिपि के जो आविष्कार है उनके द्वारा किया गया था 1941 ईस्वी में। तो उनका संबंध जो है संथाली भाषा का जो लिपि है ओएलजी की उनसे जुड़ा हुआ है। तो दोनों अलग अलग है और दोनों को मिक्स मैच मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपसे गलती हो सकता है, इसी चलते हम दोनों चीज़ों को बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइबल ग्रंथ का नागपुरी भाषा में प्रथम अनुवाद किसने किया। तो ये हो जाएगा दोस्तों रविंद्र पी इग्नेस ने। तो यहाँ पर इग्नेस लिया है, कहीं कहीं इग्नेस देगा, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि बाइबल ग्रंथ का नागपुरी भाषा में प्रथम अनुवाद किया था रविंद्र पी इग्नेस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नागपुरी में झारखंड नामक मासिक पत्रिका संपादन करते थे। तो ईश्वर प्रसाद सिंह ने। तो ईश्वरी प्रसाद जो सिंह थे दोस्तों वो नागपुरी में झारखंड नामक मासिक पत्रिका का संपादन करते थे। अगला प्रश्न है कि प्रफुल्ल कुमार राय की रचना सोइंझर है। तो प्रफुल्ल कुमार जो की एक रचना है दोस्तों सोइंझर जो कहानी संग्रह है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो काफ़ी चर्चित है सोइंझर की, पूछा जाता है कि सोइंझर किसकी रचना है, तो प्रफुल्ल कुमार राय की सोइंझर रचना है। और सोइंझर जो है एक कहानी संग्रह है। क्योंकि आप अगर देखेंगे दोस्तों तो जो रचनाएं जितने भी हुए हैं तो इसमें बहुत सारे हैं, तो सबको याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का आप लोग याद करके रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नागवंशावली पुस्तक की रचना किसने की। तो नागवंशावली पुस्तक की रचना की थी वेनीराम महता के द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे एक नागवंशावली जो थी वो कंचन के द्वारा भी लिखा गया है, लेकिन जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये ध्यान में रखना है कि आपके बेनीराम महता के द्वारा जो नागवंशावली लिखा गया है वही पूछा जाएगा। अगला है सेवा और नौकरी नामक नाटक का संपादन किसने किया। तो सेवा और नौकरी श्रवण कुमार गोस्वामी। से सेवा और से श्रवण कुमार गोस्वामी, इसको ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि इसको हमने भी ऐसे ही याद किया है। आगे बढ़ते हैं। मरण गोम के जयपाल सिंह तथा महाराजा मदरा मुंडा पुस्तक के लेखक हैं। तो ये दोनों पुस्तक के लेखक हैं गिरधारी राम गुंजू। तो याद रखिएगा गिरधारी राम गुंजू की रचना है मरण गोम के जयपाल सिंह तथा महाराजा मदरा मुंडा। अगला प्रश्न है कि खोटा लोकगीतों का संग्रह कहलाता है। तो खोटा लोकगीतों का संग्रह है चाइंचर और डोहा। चाइंचर और डोहा जो देखिए दोस्तों, तो ये जब गाय चराने लोग जाते हैं तो चाइंचर और डोहा गाते हैं। तो ये जो दोनों है वो खोटा लोकगीतों का एक संग्रह है। अगला प्रश्न है कि खोटा शिष्ट साहित्य का जन्मदाता कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर दत्त शर्मा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा और व्याकुल दो ऐसे लोग हैं जो खोटा शिष्ट साहित्य के जन्मदाता कहलाते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि जिग्निक टू उपन्यास के लेखक हैं। तो हो जाएगा
चित्तरंजन महतो। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं दोस्तों जो आपको वर्ड में मिस्टेक हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पुस्तक में जो दिए हैं थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि ए के झा की सर्वाधिक चर्चित रचना है। ए के झा का सबसे चर्चित रचना है दोस्तों मेका मेकी की न मेटमाट। तो इसको याद रखिएगा, मेका मेकी के न मेटमाट जो है वो ए के झा के सबसे चर्चित रचना है। अगला प्रश्न है कि लुवाठी नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता था। तो लुवाठी नामक पत्रिका का जो संपादन हो गिरधारी गोस्वामी के द्वारा किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि खोटा भाषा में बिरसा भगवान एवं कादो फूल लिखे हैं। तो दोनों के लेखक हैं दोस्तों धनपत महतो। तो याद रखना कि धनपत महतो की जो रचना है वो बिरसा भगवान है एवं कादो फूल, ये दोनों जो है खोटा भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि पंच परगनिया साहित्य में अधिकांश गीत किस देवता पर आधारित है। तो पंच परगनिया अगर साहित्य में देखेंगे तो अधिकांश जो गीत है वो कृष्ण की बाल लीला पर आधारित है। तो याद रखिएगा कि पंच परगनिया जो है वो प्रोफेसर कुमार केसरी जो है इनके अनुसार पंच परगना जो क्षेत्र होता है दोस्तों, इनकी बोलते हैं कि पंच परगनिया भाषा जो है वो नागपुरी तथा मगधी से निकली हुई भाषा है। और आपको पता है कि पंच परगना जो क्षेत्र है बुंडू तमाड़ राहे सोनेहातू सिल्ली वगैरह, इन्हीं क्षेत्र में भाषा का अधिकतर बोलबाला देखने को मिलता है और अधिकतर बोला भी जाता है। आगे बढ़ते हैं कि सिल्ली के राजा बिनंद या विनोद किस भाषा के जानकार थे। तो विनोदिया कवि या विनोद नाम है, या बिनादानंद भी हो सकता है कहीं कहीं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये जो है वो पंच परगनिया एवं कुरमाली भाषा के जानकार थे। अगला प्रश्न है कि पंच परगनिया व्याकरण किसकी रचना है। तो पंच परगनिया जो व्याकरण है वो करमचंद्र अहीर की रचना है। तो याद रखिएगा दोस्तों पंच परगनिया जो रचना है यानी व्याकरण जो है ये किसकी रचना है, तो करमचंद्र अहीर की है। उसी प्रकार पंच परगनिया जो भाषा है ये रचना जो है वो परमानंद महतो की है। तो ये सब चीज़ें तो व्याकरण हो गया और भाषा हो गया, दोनों अलग अलग हो गया, तो इसको जो है थोड़ा सा देखिएगा एग्जाम में कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि पंच परगनिया व्याकरण पूछेगा तो करमचंद्र अहीर हो जाएगा, और उसी प्रकार अगर देखें पंच परगनिया भाषा हो जाएगा, ये रचनाएं कौन है, तो परमानंद महतो हैं। तो इस तरह से आप दोनों को डिफाइन करके पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस लेखक ने पंच परगनिया शिष्ट साहित्य में कब्बरपंथी विचारधारा को सर्वाधिक महत्व दिया। ते हो जाएगा सोबरेन ने। सोबरेन जो है दोस्तों उन्होंने जो लेखक हैं सोबरेन, उन्होंने कब्बरपंथी जो है यानी कबीरपंथी विचारधारा को सर्वाधिक महत्व दिया है। अगला प्रश्न है कि करमालिक घुंघरू किसकी रचना है। ये काफ़ी चर्चित है, करमालिक घुंघरू जो है वो चंडीदास की रचना है। तो याद रखिएगा कि करमालिक घुंघरू के रचनाकार कौन है, चंडीदास हैं। किस महान लेखक को कुरमाली का सुर कहते हैं। तो कुरमाली का सुर कहा जाता है बिनंदन सिंह गोरंगिया को। तो याद रखिएगा बिनंदन सिंह गोरंगिया को कुरमाली भाषा का सुर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुरमाली के प्रथम शोधकर्ता डॉक्टर नंद कुमार सिंह की चर्चित रचना है। तो नंद कुमार सिंह जो है उनकी चर्चित रचना है पथ चलित लेहा नमस्कार। तो याद रखिएगा कि पथ चलित अगर नेहा नमस्कार जो है किसकी पुस्तक है, तो हो जाएगा डॉक्टर नंद कुमार सिंह की चर्चित पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि किस भाषा के लोक साहित्य में हासिल पक्षियों की रोचक कथा मिलती है। तो हो जाएगा दोस्तों संथाल। तो याद रखिएगा कि संथाल लोक साहित्य में हासिल और पक्षियों की रोचक कथा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक हैं। तो ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक है दोस्तों E.L. पैक्सुले। ये सब जो रचना जो अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई है, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़क मात आतो के लेखक हैं। तो हड़क मात आतो के लेखक हैं दोस्तों R. कार्टायर्स। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा।
और विशेष रूप से हम बोल रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा गया है उसको विशेष रूप से एक बार रीडिंग करके उसको एक पेज में लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपका ऑनलाइन प्रश्न के हिसाब से अगर देख रहे हैं दोस्तों तो वन डे जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर देखें तो जेपीएससी के अलावा जो जेएसएससी एग्ज़ाम लेती है उसमें इसी टाइप का अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा गया ही ज़्यादातर पुस्तकों का नाम पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि संथाली रचना को संथाली साहित्य का अमूल्य निधि माना जाता है, तो हो जाएगा बिंदु चांदन। तो याद रखिएगा संथाली साहित्य का अमूल्य निधि माना जाता है, रचना जो है बिंदु चांदन इसी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि संथाली साहित्यकार को संथाली भाषा का भारत तेंदु कहा जाता है। तो डोमेन साहू समीर जो है संथाली भाषा में इनका काफ़ी योगदान रहा है, इसी चलते इन्हें भारत तेंदु कह करके संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा की लिपि ओल्चिकी के आविष्कार किसने किया। तो ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किया थे श्री रघुनाथ मुर्मू। हमको लगता है कि जेएसएससी जितने भी एग्जाम लेते हैं लगभग एक क्वेश्चन कॉमन है, पूछा ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल की गई। तो आपको पता होगा कि संथाली भाषा को 2003 में शामिल किया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है, झारखंड की एक भाषा है जो हमारे झारखंड में मात्र एक ही भाषा को अभी तक शामिल किया गया है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न है कि संथाली साहित्य के अंतर्गत देवनागरी लिपि में प्रथम संथाली कथा संग्रह है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कुकमू। कुकमू जो है वो संथाली साहित्य के अंतर्गत देवनागरी लिपि में प्रथम संथाली कथा का संग्रह है। प्रथम संथाली पत्रिका थी, तो प्रथम संथाली पत्रिका थी पेड़ा होड़, यानी होता है कुटुम्ब अतिथि। तो याद रखिएगा कि पेड़ा होड़ जो है कुटुम्ब अतिथि जो 1890 में इसमें प्रथम संथाली पत्रिका थी। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। संथाली भाषा के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो होता है जमू मणि बेसरा को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि संथाली भाषा से प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, तो जदू मणि बेसरा को मिला था। अगला प्रश्न है कि 2019 में संथाली भाषा से साहित्य अकादमी पुरस्कार कालीचरण हेम्ब्रम को उसकी किस रचना हेतु प्रस्तुत की गई थी या प्रदान की गई थी। तो ये जो था दोस्तों कि कालीचरण हेम्ब्रम की उनकी रचना था सिरी जाली, एक कहानी संग्रह है, तो उसी के लिए उसको मिला गया था सिरी जाली। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि तमड़िया हसद कीर किस भाषा का उपरूप है। तो हो जाएगा कि तमड़िया हसद जो है ये मुंडारी भाषा की उपरूप है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि मुंडारी भाषा के सर्वाधिक चर्चित लेखक हैं। तो मुंडारी भाषा के सर्वाधिक चर्चित जो लेखक हैं वो डॉक्टर हो जाएंगे मनमसी दास मुंडू एवं रामदयाल मुंडा। ये दो ऐसे लेखक हैं जो मुंडारी भाषा के काफ़ी चर्चित लेखक में नाम आता है। अगला प्रश्न है कि नाची से बाची पुस्तक की रचना किसने की। तो नाची से बाची पुस्तक की जो रचना है वो रामदयाल मुंडा ने किया। अगला प्रश्न है कि मुंडारी टूड कोठारी पुस्तक की रचना किसने की। ये हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर मनमसी दास मुंडू। तो साहित्य में देखेंगे दोस्तों तो 300-400 आसपास लेखक राइटर और उनके साहित्य हैं, उनको याद करना पड़ेगा तब जाके प्रश्न जो है वो पकड़ाएंगे। लेकिन ये जो है जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है वो काफ़ी पॉपुलर हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी चलते इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर याद नहीं होगा तो कम से कम इतना याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि संपड़ तीड़ किस भाषा की पत्रिका है। तो संपड़ तीड़ जो है वो मुंडारी भाषा की पत्रिका है। अगला प्रश्न है कि हो साहित्य का प्रथम काव्य जिसकी रचना W.G. आर्चर ने की थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों हो दूर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा हो ट्राइबल ऑफ सिंहभूम पुस्तक के लेखक हैं। तो हो ट्राइबल ऑफ सिंहभूम के लेखक जो हैं वो C.P. सिंह हैं। तो याद रखिएगा हो ट्राइबल सिंहभूम, सिंहभूम से C.P. सिंह, तो हो ट्राइबल ऑफ सिंहभूम पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके C.P. सिंह। अगला प्रश्न है कि हो भाषा के लिपि वारंगछीती के जनक माने जाते हैं। तो हो भाषा की जो लिपि है वारंगछीती के जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं लाखों बोदरा। तो याद रखिएगा कि लाखों बोदरा जो हैं वो
हो भाषा की लिपि की वारंगछीति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हो शिष्ट साहित्य में सतीश कोड़ा सेंगल की रचना है। तो सतीश कोड़ा सेंगल की जो रचना है दोस्तों, काफ़ी चर्चित रचना है, वो है आपका रूमल। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि खड़िया ओलोंग नामक भजन संग्रह का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। ये हो जाएगा दोस्तों जे पास्टर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि खड़िया शिष्ट साहित्य के जनक गगन चंद्र बनर्जी की रचना है। तो हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। तो ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज किसकी रचना है। तो याद रखिएगा कि गगन चंद्र बनर्जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि तारदी एवं जोहार किस भाषा की पत्रिका है। तो तारदी एवं जोहार जो है वो खड़िया भाषा की पत्रिका है। अगला प्रश्न है कि द खड़ियाज के लेखक हैं। तो द खड़ियाज के लेखक जो हैं वो कहा जाएगा MC रॉय। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि द खड़ियाज के जो लेखक हैं वो कौन से हैं। तो MC राय हैं। अगला प्रश्न है कि लीला खोरा खेखल किस भाषा के लोकगीतों का संग्रह है। तो हो जाएगा कुड़ुक भाषा के लोकगीतों का संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज पुस्तक के लेखक हैं। तो एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएगा रविंद्र ओ पैक्सुल फ्लैक्स। तो रविंद्र ओ जो फ्लैक्स हैं वो हो जाएंगे एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज पुस्तक के लेखक हैं। बड़ा नाम जो है दोस्तों उटपटांग उटपटांग है, तो थोड़ा संभल के पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि कुड़ुक भाषा में घुमकुड़िया नामक पत्रिका का संपादन करते थे। तो कुड़ुक भाषा जो है उरांव की भाषा है, और ये जो घुमकुड़िया जो है नामक पत्रिका का प्रकाशन आह्लाद तिर्की के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र ने किस हिंदी कहानीकार पर टिप्पणी की थी कि मैंने छोटा नागपुर की कोयला खदान से एक हीरा को ढूंढ निकाला है। तो हो जाएगा दोस्तों राधा कृष्ण। जो राधा कृष्ण है वो एक काफ़ी झारखंड से हैं, वो काफ़ी चर्चित कहानीकार हैं, लेखककार हैं, नाटककार हैं, इन सभी चीज़ों में अव्वल थे। और इसी चलते जो है प्रेमचंद्र ने कहा था कि मैं छोटा नागपुर के कोयले के खदान से एक हीरा को ढूंढ निकाला है। ये टिप्पणी किया गया था राधा कृष्ण जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ऊसर की दूब कहानी संकलन किसने किया। तो ऊसर की दूब जो है कहानी संग्रह किया था रामचंद्र वर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि दूबी हो तथा चलो बादलों में छुप जाएं किसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो दूबी हो तथा चलो बादलों में छिप जाएं ये रचना हो जाएगा योगेंद्र नाथ की चर्चित रचना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम हिंदी उपन्यासकार थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम हिंदी उपन्यासकार में नाम आता है राम चीज सिंह बल्लभ का। तो याद रखिएगा राम चीज सिंह जो बल्लभ थे वो आपके झारखंड के प्रथम हिंदी उपन्यासकार थे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। तो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है घेरे के बाहर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राधा कृष्ण के किस उपन्यास में मनधा और शोभरी ऋषि की कथा मिलती है। तो राधा कृष्ण के एक उपन्यास है दोस्तों रूपांतर, उसमें मनध्यता और शोभरी ऋषि की कथा जो है उनकी जीवनी से संबंधित कहानी मिलती है, जो एक दूसरे के प्रेम के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रवण कुमार गोस्वामी का प्रथम एवं सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। तो श्रवण कुमार गोस्वामी की जो अगर देखें दोस्तों तो जंगल तंत्रम, एक तो श्रवण कुमार गोस्वामी की जो रचना है सेवा और नौकरी तो है ही है, लेकिन एक रचना जो है जंगल तंत्रम जो है ये भी काफ़ी सर्वाधिक जो है प्रचलित उपन्यास में नाम आता है, यानी कि प्रथम है और सर्वाधिक प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं कि श्रम एवं जयते उपन्यास के लेखक हैं। तो श्रम एवं जयते उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों जयनंदन। तो याद रखिएगा कि जयते से जयनंदन और श्रम एवं जयते उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो जयनंदन। अगला प्रश्न है कि रविंद्र का चर्चित उपन्यास है।
तो रणेंद्र जी का जो चर्चित उपन्यास है वो ग्लोबल गांव के देवता है। अगला प्रश्न है कि समरशेष है उपन्यास जो शिबू सोरेन की कहानी पर केंद्रित है, इसके रचनाकार हैं। तो यह जाएगा विनोद कुमार। यानी समरशेष जो है अगर पूछेगा किसके जीवनी पर आधारित रचनाकार है तो आपको याद रखना कि शिबू सोरेन पर केंद्रित है, कहानी पर आधारित है और इसके जो लेखक हैं वो विनोद कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्रह का फेर यानी झारखंड का प्रथम नाटक की रचना किसने की। तो ग्रह का फेर जो है अनंत सहाय अखोरी की रचना है और ये देखिए तो झारखंड का प्रथम नाटक है ग्रह का फेर। अगला प्रश्न है कि मांदर बज उठा नाटक किस कवित्री की रचना है। तो मांदर बज उठा जो नाटक है वो हो जाएगा आनंदिता की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी भाषा में संपादित प्रथम पत्रिका थी। तो ये हो जाएगा घर बंधु। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी भाषा में संपादित प्रथम पत्रिका कौन थी तो हो जाएगा आपका घर बंधु। अगला प्रश्न है कि राधा कृष्ण किस उपन्यास से हास्य कविता लिखते थे, किस उपनाम से हास्य कविता लिखते थे। तो हो जाएगा सोमनाथ। सोमनाथ के इनका एक उपनाम था और इसी के नाम पर उन्होंने हास्य कविता लिखते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ईहा मृग नामक कविता किसने लिखी। ईहा मृग नामक कविता जो है वो वचन देव कुमार ने लिखी। अगला प्रश्न है कि नीलोत्पल मृगनान की पुस्तक जिसके कारण उन्हें 2016 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, यानी युवा साहित्य अकादमी इसको लिखना चाहिए था पूरा कि पुरस्कार मिला था, तो हो जाएगा डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स की रचना है, इस पर शायद अभी मूवी भी बन रहा है। तो नीलोत्पल मृगनान की जो रचना है डार्क हॉर्स जो काफ़ी चर्चित में रहा था, जो आईएएस की लड़कों की ज़िंदगी के बारे में लिखा था, जो तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित है। तो ये दिल्ली में काफ़ी इनका देखिएगा मोटिवेशनल स्पीक रहता है, जो काफ़ी चीज़ों को बताया था। दिल्ली में तैयारी करते वहीं से इन चीज़ों को शुरुआत किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है का अनुज लूगन की चर्चित पुस्तक है। तो अनुज लूगन की जो चर्चित पुस्तक है दोस्तों हो जाएगा बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। तो बाघ और सुगना मुंडा की जो बेटी है वो अनुज लूगन की चर्चित पुस्तक है। लास्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक दशेर कथा की रचना किसने की। तो दशेर कथा पुस्तक की जो रचना की थी वो गणेश देवास्कर द्वारा किया गया था, जो अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था। तो ये तो दोस्तों जो सारे प्रश्न हैं जो वन लाइनर फॉर्म में है और उसको वन लाइनर में ही पढ़ सकते हैं, इसको मैंने रट्टा मारने वाला कर सकते हैं, ये सारा चीज़ें हैं। और इसमें रट्टा मारने के सिवा आप कोई दिमाग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सारे जो चीज़ें हैं आपका इतिहासकार और उसे जो साहित्यकार और उसके रचना जो दिए हुए हैं वो दोनों को आपको रटना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।